हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। आज मेरा शौहर काम से वापस आया तो उसने कहा कि तुम्हें वो लड़की याद है जो तुम्हारी शादी में बहुत नाच रही थी? बड़ी प्यारी सी लड़की थी। मैंने कहा कि कौन? उसने कहा कि वो जिसके लंबे लंबे बाल थे। तो मैंने कहा कि फौजिया। कहने लगा कि हाँ। उसने कहा कि पता है, आज मैंने उसको इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो हमारे घर में काम किया करती थी। मेरी अम्मी अब्बू के घर के हालात मेरे घर से अच्छे थे और वो वहां पर बर्तन धोने के लिए आती थी, लेकिन थी वो बला की खूबसूरत। मैंने कहा कि उसका गाड़ी के साथ क्या संबंध? इधर हमारे यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, आजकल इतने बुरे हालात हो गए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो बड़ी गाड़ी में बैठी थी। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, मैंने तो उसे बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। मैं हैरान रह गई। वो इसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन उसने शायद घर बदल लिया था। वो मेरी अच्छी सहेली थी, क्योंकि बचपन से ही हमारे घर में आती थी, बर्तन वगैरह धोती थी और मैं उसके साथ खेलती थी। और मुझे हमेशा से ही पता था कि वो हमारे घर में नौकरानी का काम करती है। कभी कभी मैं उसे अपनी पुरानी चीजें भी दे दिया करती थी और मुझे उस पर गुरूर भी जताना आता था। मैं उसको कभी कभी गुरूर में आकर ये भी कहती थी कि मैंने ये चीज ली, मैंने वो चीज ली। शायद मुझे इसी बात की सजा भी मिल रही थी, लेकिन सोचा कि जरा उससे बात करती हूँ और पूछती हूँ कि उसके हालात कैसे बदल गए। लेकिन जब मैं उसके मोहल्ले में गई और मैंने पूछा कि फौजिया का घर कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि वो फौजिया जो लोगों के घरों में काम करती है। तो मैं ये सुनकर और ज्यादा हैरान रह गई कि अगर वो बड़ी गाड़ी में फिरती है तो वो अभी भी लोगों के घरों में काम क्यों करती है, या फिर शायद बहुत बड़े बड़े घरों में काम करती होगी। लेकिन जितने भी बड़े घरों में काम कर लो, आपको कोई इतने पैसे तो नहीं देता कि आप गाड़ी ले सको। मैं तो बड़ी हैरत और जिज्ञासा में पड़ गई थी, ये जानने के लिए कि लोगों के घरों में काम करने वाली औरत के पास गाड़ी है, और मेरा पति जो कि गवर्नमेंट की नौकरी करता है। हमारी 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से पूरी नहीं होती, हमारे खर्चे नहीं पूरे होते, क्योंकि मेरे 3 बच्चे थे और बच्चों के खर्चे तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। पर मैंने उसका घर देख लिया। जिस औरत से मैंने उसके बारे में पूछा था, उसने मुझे कहा कि वो तो बड़ी अजीब सी लड़की है। आपकी क्या लगती है? क्या आप उसकी रिश्तेदार हैं? उसने मुझे ऐसे देखा कि अगर मैंने कहा कि हाँ मैं उसकी रिश्तेदार हूँ तो कहेगी कि फिर तो आप भी बड़ी अजीब है। मैंने कहा कि वो मेरी दोस्त है, हमारे घर में काम करती थी, बचपन से उसको जानती हूँ। उसने कहा कि हाँ, काम तो करती है लोगों के घरों में, लेकिन हरकतें उसकी बड़ी अजीब है। बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं उसके पास, फिर भी लोगों के घरों में काम करती है। मुझे तो लगता है कि घरों से चोरियां करती होगी, तभी उसके पास इतने पैसे हैं। मैंने कहा कि आपको किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी पता नहीं था कि फौजिया क्या करती है क्या नहीं। वो मेरी दोस्त थी, मेरा इतना तो हक बनता था कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो मैं उसको ये तो कह सकूं कि आप गलत कह रहे हैं, उसकी बुराई नहीं करें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। मैं 3-4 दिन बाद गई और किस्मत से इस दफा मुझे वो मिल ही गई। मुझे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मैंने कहा कि बस बच्चों में उलझकर बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, लेकिन आज वक्त निकाल कर आ ही गई हूँ। अब बच्चे भी खाने पीने वाले हो गए हैं, इसलिए ज्यादा तंग नहीं करते। उनके बाबा की छुट्टी थी, उनको बच्चों के पास बैठाया और सोचा कि तुम्हारे साथ गपशप ही लगा लूं। उसने कहा कि आप आ जाओ अंदर। जब मैं घर में आई तो हैरान रह गई। उसके घर के हालात तो मेरे घर के हालात से भी बेहतर थे। उसके घर में बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी और एक एसी भी लगा हुआ था। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? मैं तो हैरान रह गई, और मैंने तो सुना है कि तुम अभी भी लोगों के घरों में काम करती हो। मैं शब्दों का चुनाव बहुत ही सावधानी से कर रही थी कि कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि उसे बुरा लग जाए कि तुम तो नौकरानी हो, तुम तो लोगों के घरों के बर्तन धोती हो। मैंने बस इतना कहा कि तुम अभी भी काम तो वही वाला करती हो, फिर इतने सारे पैसे, या बड़े लोग पैसे ज्यादा देते हैं। तब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे कहा कि मैं एक ही घर में काम करती हूँ और अपनी तनख्वाह से ही मैंने सब कुछ लिया है। उसने कहा कि तुम्हारी अम्मी इस दुनिया से चली गई और तुम्हारी शादी हो गई, उसके बाद तुम तो बिजी हो गई, पर मेरी जिंदगी में तो कुछ भी बदलने वाला नहीं था। बस मैं इसी तरह लोगों के घरों में काम करती थी। पर फिर मुझे एक बहुत ही बड़े घर में काम करने को मिल गया। एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर 5 भाई रहते हैं और उनकी माँ ही सब पर हुकूमत करती है। उसी ने अपने बेटों की शादियां भी करवाई है और अपनी मर्जी से करवाई है।
और सबसे अजीब बात तो यह है कि पांचों के पांचों भाइयों के यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं है, क्योंकि उनकी माँ ने उनकी शादियां अपनी मर्जी से करवाई है, यानी कि रिश्तेदारी में ही। तुम कभी उनकी बीवियों को देखो तो हैरान रह जाओगी। लड़के सारे के सारे ही अच्छी शक्ल सूरत के हैं और बीवियां ऐसी के देखकर दिल ही ना करे कि उनसे बात भी की जाए। मैंने कहा कि ऐसा भी होता है? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, जब जिद और घमंड में रिश्ते करवाए जाते हैं तो ऐसा ही होता है। वो सारी लड़कियां उनकी माँ के खानदान की हैं और अपनी मर्जी से लेकर आई हैं, अपनी बहनों की बेटियों को और अपने भाइयों की बेटियों को। न वो किसी काम की है, न किसी को खाना बनाना आता है, न किसी के अंदर कोई अक्ल है। पढ़ाई सबने की हुई है, डिग्री सबके पास है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। मैंने कहा कि क्या वो लोग तुम्हें ज्यादा पैसे देते हैं? उसने कहा कि हाँ, वो लोग मुझे 20,000 रुपये महीना देते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा घर है, बहुत ज्यादा काम होते हैं और नौकरानी आजकल मिलती नहीं है। मैंने कहा कि 20,000 रुपये महीना कमाने वाली हो, फिर भी इतना कुछ कैसे ले लिया? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। उसने कहा कि क्यों, मेरा राज जानने के लिए आई हो? मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी तो बताओ। मैंने उसको बताया कि मेरा शौहर सरकारी नौकरी करता है, ज्यादा अच्छे ओहदे पर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी में फिर भी फायदे तो होते हैं। लेकिन हमारा घर ठीक से नहीं चलता, खींचतान के गुजारा करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों के पैम्पर ही पूरे नहीं होते हैं। पहले पैकेट लेते थे, अब खुले पैम्पर लेने पर आ गए हैं। कभी कोई चीज खत्म हो जाती है तो कभी कोई चीज खत्म हो जाती है। कोई खुशी नहीं रही जिंदगी में, दिल को कोई सुकून नहीं है। उसने कहा कि तुम जब यहाँ से जाओगी ना तो तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उसने कहा कि बाद में समझा दूंगी, पहले इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वो मुझे एक कमरे में ले गई, शायद उसका बेडरूम था। उसके अंदर भी अच्छा खासा फर्नीचर पड़ा हुआ था, बेड पड़ा हुआ था, उधर एक अलग से एलईडी लगी हुई थी और एसी भी कमरे में लगाया गया था। आसपास डेकोरेशन की चीजें भी पड़ी थी, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी थी जिनके बगैर इंसान मरता नहीं है, लेकिन उसने ये चीजें रखी हुई थी। शायद उसको ऐसी चीजों का शौक था। और इतना ज्यादा मेकअप की, मैं तो हैरान रह गई। अभी भी उसने मेकअप किया हुआ था और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए। 7 साल में मेरे 3 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन उसको 7 साल बाद देखने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो पहले जैसी ही है, क्योंकि जब औरत बच्चे पैदा करती है तभी खराब होती है। जो औरत बच्चे पैदा नहीं करती वो बेहतर ही रह जाती है, चाहे उसकी उम्र जितनी भी ज्यादा हो जाए। वो एक फोटो फ्रेम उठाकर लाई और उसने मुझे कहा कि जरा इस फोटो फ्रेम को देखो, फिर मैं तुम्हें बाकी की बातें बताऊंगी। जब मैंने उस फोटो फ्रेम को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जब मैंने पहली तस्वीर देखी तो मैं खुश हुई। उसमें ये लड़की दुल्हन बनी हुई थी और इसके साथ एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी शक्ल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हारी शादी भी हो गई है? लगता है तुम्हारा शौहर बाहर होता था या कोई इस तरह का काम करता होगा। मैंने यही सोचा, लेकिन जब मैंने तस्वीर पलटी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। दूसरी तस्वीर में भी यही लड़की खड़ी थी, लेकिन इसके साथ जो शौहर खड़ा था वो कोई और था। इसी तरह जब अगली तस्वीर पलटी तो आगे भी यही हालात थे। 5 तस्वीरों में वो 5 अलग अलग लोगों के साथ दुल्हन बनकर खड़ी थी। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? मैं बुरी तरह से हैरान रह गई, जबकि मेरी दोस्त हंस रही थी। मैंने कहा कि तुम हंस रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं हंसूं कि तुमसे सवाल करूं। क्या करूं? ये कैसे हो सकता है? तुम एक साथ 5 लोगों से कैसे शादी कर सकती हो? उसने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा चालाक हूं और दुनिया में 2 ही तरह के लोग कामयाब होते हैं, जो खानदानी अमीर होते हैं या फिर जो अपनी चालाकी से पैसे कमा लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ बताओ ना, कि मैं समझ सकूं कि ये सब कुछ क्या है। उसने एक ही वक्त में 5 लोगों से शादी कैसे की हुई थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है, मगर एक औरत होकर 5 मर्दों से शादी नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता। लेकिन फौजिया ने और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने की कसम खा ली थी। उसने कहा कि अरे तुम कितने दिनों के बाद आई हो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, फिर खाते खाते बातें करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पहले बताओ, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। इस बात पर वो हंसने लगी और किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो जो सामान वो लेकर आई थी वो देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। चाय के साथ और भी बहुत सा सामान था, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट और रोल भी। उसने कहा कि जी भरकर खाओ और खाते खाते मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने भी खाना शुरू किया और उसकी तरफ ध्यान लगाने लगी।
तभी उसने मुझे बताया कि ये जो 5 मर्द तुम देख रही हो ना, मैंने इनके साथ वाकई शादी कर रखी है और इस बात को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। इनकी बीवियों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और इनको आपस में भी इस बात का नहीं पता है कि मैंने इन सब के साथ शादी की हुई है। ये समझते हैं कि सिर्फ मैं इनकी बीवी हूँ, इनको इनकी बीवियों से बच्चे नहीं मिल रहे हैं और इन्होंने मेरे साथ शादी बच्चे पैदा करने के लिए की है। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से पटाया है। तुम्हें तो पता है शक्ल सूरत की मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन ये लोग अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा डरते थे और फिर करते कराते मुझे इन सबको इस पॉइंट पर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इतनी मेहनत के तुम सोच भी नहीं सकती हो। कोई हुस्न का आदी था तो उसे हुस्न के जाल में फंसाया। किसी को बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक था तो उसको बच्चों के हवाले से चीज़ें दिखा दिखा कर बता कर समझाया कि बच्चों से तो जिंदगी होती है, बच्चों के बगैर क्या होता है। जो हुस्न का आदी था उसके सामने तैयार होकर फिरती थी। इसी तरह एक इंसान समझदार था। उसने कहा कि शादी हो जाएगी तो बच्चा हो जाएगा, मैं बच्चा लेकर तुम्हें तलाक दे दूंगा और बच्चे को मेरी बीवी पालेगी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। दूसरे को वैसे ही शादी करने का शौक था और जो सबसे छोटा था वो मेरे इश्क में वैसे ही पागल हो गया। मैंने इन 5 भाइयों के साथ शादी कर ली और वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है कि जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उसके बाद ये शादी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक ऐसा है जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और वो सबसे छोटा वाला है। मैंने कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक औरत कभी भी 5 मर्दों से शादी नहीं कर सकती है। उसने कहा कि मुझे पता है। मैंने कहा कि उनको पता नहीं चलेगा और तुम क्या करोगी अपनी जिंदगी में? क्या तुम किसी गलत रास्ते पर चलोगी? उसने कहा कि नहीं, मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं चल रही हूँ। तुम मेरी पूरी बात सुनोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं सोचने लगी कि पूरी बात क्या हो सकती है, इस बात का क्या कारण हो सकता है। ये औरत जो भी कर रही थी वो पूरी तरह से गलत था और किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता था। आखिर ये क्या करने वाली थी? इससे पहले कि वो मुझे पूरी बात बताती, उसको किसी की कॉल आ गई और वो बातों में बिजी हो गई। उसने कॉल सुनने में पूरे 45 मिनट लगा दिए। मैंने घर वापस भी जाना था। जब वो आई तो मैंने कहा कि मुझे तो जाना होगा। उसने कहा कि पूरी बात नहीं सुनोगी। मैंने कहा कि मेरा शौहर गुस्सा करेगा, मेरे बच्चे उसको तंग कर रहे होंगे, अब मुझे जाना चाहिए, मैं फिर से आऊंगी। उसने कहा कि चलो, जब तुम दोबारा आओगी तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा मामला हो जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? देखो, मुझे झूठी उम्मीद ना देना। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा तंग किया है, बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है यार। उसने कहा कि नहीं, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी बुरी नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं घर आई तो मैंने अपने शौहर को ये सब कुछ बता दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उसको नहीं बताना चाहिए था। उसने कहा कि ऐसी सहेली है तुम्हारी और तुम उसके घर दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाओगी। पता नहीं कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो साथ में तुम्हें भी पकड़ लेंगे। ऐसी भी औरतें होती हैं दुनिया में। मैं तो कहता हूँ जाकर उन लोगों को बता दो कि उनके सारे बेटों को पागल बनाती फिर रही है ये लड़की। मेरा शौहर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि अपने शौहर को कभी भी अपने जानने वालों के बारे में बुरी बातें न बताना, नहीं तो तुम तो शायद उन लोगों को माफ कर दोगी, लेकिन तुम्हारा शौहर हमेशा तुम्हें उन्हीं लोगों के ताने देता रहेगा। आज मुझे मेरी माँ की ये बात समझ आ रही थी, मुझे नहीं बताना चाहिए था। मैंने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमें क्या किसी के मामले में बोलने की जरूरत है, बस मैं दोबारा जाऊंगी ही नहीं। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ ठीक है, बस घर संभालो, बच्चे संभालो। लेकिन मैं दोबारा जाना चाहती थी क्योंकि मेरी पूरी बात तो हुई नहीं थी और उसने कहा था कि जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जिससे मुझे भी खुशी मिलने वाली थी, इसलिए मैं जरूर जाना चाहती थी। पर मुझे अब जाने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि पहले तो मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास बैठाकर चली गई थी, लेकिन अब मुझे बच्चों को भी साथ लेकर जाना था, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पर मैंने हिम्मत कर ही ली। जब मैं अपने बच्चों को साथ लेकर फौजिया के घर के पास पहुंची, मेरे बच्चों ने तो मुझे आधे रास्ते में ही तंग कर दिया था। कभी दुकान को देखकर कोई चीज मांगते तो कभी किसी चीज को हाथ लगाते। एक का हाथ पकड़ती थी तो दूसरा भाग जाता था। वो बेचारे भी क्या करते, उनको भूख लगी हुई थी। घर में खाने के अलावा उनके लिए और कोई चीज ही नहीं थी क्योंकि मैं और कोई चीज खरीद ही नहीं पाती थी। बच्चों को कोई जूस बिस्कुट वगैरह भी खाने होते हैं, लेकिन हम मुश्किल से ही खाना पूरा करते थे। जब मैं उसके घर के पास पहुंची तो मुझे सामने वाली औरत ने कहा कि वो तो घर पर नहीं है, वो तो कहीं चली गई है।
और अपना कुछ सामान भी साथ ले गई है। मैंने कहा कि अच्छा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ आने का हिसाब बनाया था और वो यहाँ पर है ही नहीं। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने मुझे कहा कि आपके लिए वो एक कागज छोड़ गई है। मैंने वो पैकेट ले लिया, शायद उसमें उसने कुछ लिखा हुआ था। मैं घर चली गई। जब मैंने खोला तो उसके अंदर उसका नंबर था और कोई भी बात नहीं थी। मैंने उस नंबर पर कॉल की तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए एक हफ्ते से ये पैकेट छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि तुम आओगी, लेकिन तुमने बड़ी देर से कॉल की। मैंने कहा कि यार मुझे आने का टाइम ही नहीं मिला, तुम कहाँ चली गई? उसने कहा कि मैं वहीं चली गई हूँ जहाँ मैं जाना चाहती थी। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन तुम मेरे घर जाओ और मेरे घर के साइड पर एक छोटी सी ईंट है जिसके ऊपर कलर हुआ है, उस ईंट को हटाओ, तुम्हें घर की चाबी मिल जाएगी। वो सारा घर भी और उस घर की एक एक चीज भी सब तुम्हारा है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या कह रही हो? उसने कहा कि हाँ, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी अकेली दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि अब मैं वहां पर नहीं रह सकती। मैंने कहा कि ये मजाक है। मैंने अपने शोहर को बताया, उसने मुझे खूब सारी बातें सुनाई। शोहर ने कहा कि तुम्हारी सहेली तुम्हें पागल बना रही है, तुम वहां जाओगी तो वहां कुछ लोग बैठे होंगे, वो तुम्हें अगवा कर लेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी ले लेंगे, मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दूंगा। मेरे शोहर ने तो मुझे 2 दिन वहां जाने ही ना दिया, लेकिन मैं फिर खुद ही वहां पर चली गई क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब मैं वहां गई, मैंने ईंट उठाई तो उसके नीचे वाकई चाबी थी। मैंने घर खोला तो घर में सामान भी मौजूद था, सिर्फ उसका अपना सामान नहीं था, जैसे कि उसके कपड़े, जूते वगैरह। बाकी एसी, बेड, टीवी सब कुछ वही का वही लगा था। थोड़ी देर के बाद जब मैं बेडरूम में गई तो वहां पर सारा का सारा सामान मौजूद था। फौजिया ने कहा था कि ये घर अब तुम्हारा है और चाबी भी मेरे पास थी, जबकि मोहल्ले वालों के लिए तो वो यहाँ से जा चुकी थी। मैंने अपने शोहर को भी बुला लिया और दोबारा से फोन मिलाया। तब मुझे फौजिया ने ऐसी बात बताई कि मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि वो घर मेरा हो गया था। मेरे शोहर ने पता करवाया था, उसने कहा था कि ये लोग तो जो यहाँ पर रहते थे वो चले गए हैं और ये घर भी अब उनका अपना ही था और अब वो घर मेरा था, क्योंकि जब मैं बेडरूम में दाखिल हुई तो वहां पर सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि बिस्तर पर उस घर की रजिस्ट्री के कागज भी पड़े हुए थे और ये घर मेरे नाम हो चुका था। मेरा शोहर इस कदर हैरान रह गया था कि उसकी तो जुबानी बंद हो गई थी। उसने फौजिया को बहुत बुरा भला कहा था, बहुत बातें सुनाई थी। उसने कहा था कि ये तुम्हारी दोस्त तुम्हें बेचकर खा जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये चरित्रहीन लड़की है। लेकिन अब उसका सर झुका हुआ था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। हम लोग तो किराए के घर में रहते थे और हमारे घर में सिवाय बेड और बिस्तरों के और कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुझे सब कुछ मिल गया था। मैंने जब उसको फोन किया तो उसने कहा कि मैं तुमसे दोबारा फोन पर बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आखिरी दफा तुमसे फोन पर बात कर रही हूँ। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उन 5 भाइयों से शादी कर रखी है। दरअसल वो अपनी बीवियों से बहुत डरते थे, इसलिए तो उनसे बात बनाने में मुझे इतना वक्त लगा, लेकिन असल में मेरा किसी के साथ भी निकाह नहीं हुआ था। वो सब कुछ झूठ था, मैंने उनके साथ झूठ बोला था और वो तस्वीरें बनवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। उसके बाद मैंने उनको कहा कि हम लोग शादी के कुछ समय बाद तक दूर ही रहेंगे, क्योंकि मैंने एक मन्नत मांगी है जिसके तहत हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और 3 महीने की मन्नत है। वो लोग इस बात पर भी राजी हो गए और सब कुछ इसी तरह चल रहा था। मैंने उनका एतबार जीता, उनके साथ और भी तस्वीरें बनवाई, वो इस रिकॉर्डिंग कर ली जिसमें वो मुझे मेरी बीवी, मेरी जान, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। मैं सबूत ही तो इकट्ठे कर रही थी। वो लोग बहुत अमीर थे, पैसों से लथपथ थे। जब मेरे पास उन सब के खिलाफ बहुत सारे सबूत आ गए तो मैंने उनको कहा कि मैं उनकी बीवी को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ शादी कर रखी है और तुम्हारी माँ को भी पता चल जाएगा। वो बीवी से ज्यादा तो अपनी अम्मा से डरते थे, क्योंकि उनकी बीवियां उनकी माँ की सगी रिश्तेदार थी। वो बुरी तरह से थर थर कांपने लगे। मैंने उनको ये भी बता दिया कि हमारा कोई भी निकाह नहीं हुआ, लेकिन ये साबित करने के लिए तुम्हारी आधी जिंदगी गुजर जाएगी और इतनी देर में तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ तुम पर टूट पड़ेगी। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जो मांगती हो हम दे देंगे, बस हमारी जान छोड़ दो और ये सबूत खत्म कर दो। मैंने मुंह मांगी कीमत ली, वो भी सारे भाइयों से। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि ये लोग तो खानदानी पुश्तैनी अमीर थे और 5 भाइयों से मैंने 50-50 लाख रुपये निकलवाए हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है, मुझे अब इस घर की जरूरत नहीं है।
वो घर छोटा सा है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। तुम्हारा हाल देखा था मैंने, तुम बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी होती थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी हालत अजीब सी हो गई है। शायद इसलिए नहीं कि तुमने 3 बच्चे पैदा किए, बल्कि इसलिए कि गुर्बत इंसान को बिगाड़ देती है, बदल देती है, उसकी शक्ल तक बदल जाती है। इसलिए मैं वो सब कुछ तुम्हें देकर जा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी और शहर में जाकर अच्छा सा घर भी बना लूंगी और मेरी बाकी जिंदगी भी गुजर जाएगी। बस तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और अपने बच्चों का भी, और मेरे लिए दुआ करती रहना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने घर के कागजात भी वहीं पर रख दिए हैं, तुम्हें वहां से कोई निकाल नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, और सब कुछ तुम लोगों का ही है। मैं वाकई हैरान थी और मैंने उसकी अक्ल की दाद दी। उसने जो कुछ भी किया शायद वो गलत था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि आजकल की दुनिया में जिंदा रहने के लिए आपको सिर्फ पैसों की जरूरत है। अगर वो ये सब कुछ ना करती तो क्या करती? क्या वो कोई और गलत काम करती? क्या वो जिस्म फरोशी का कोई कारोबार कर लेती? तो इस तरह से भी वो पैसे कमा सकती थी, लेकिन उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, और जिन मर्दों के साथ ये हुआ उनके साथ ये होना ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवियों को धोखा दिया और अपनी माँ को भी। छुपके शादी की, उनके साथ तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो वैसे ही ऐसे मर्दों के खिलाफ हूँ जो 2-2 शादियां करने का ख्वाब देखते हैं, जबकि एक औरत को भी ठीक से नहीं रख सकते। इसलिए मुझे फौजिया के किए पर कोई भी एहसास और पछतावा नहीं है। उसने बिल्कुल ठीक किया और अपनी जिंदगी संवार ली। वो बहुत दूर चली गई है। उसने कहा कि वो बार बार बात नहीं कर सकती है, और मैं भी उसको बार बार फोन न करूं, कहीं किसी को उसके बारे में पता चल गया तो। वैसे तो वो लोग ये बात किसी को भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी को बताएंगे भी तो क्या बताएंगे, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। उसने कहा कि वो किसी दिन मुझसे जरूर मिलने के लिए आएगी। मैं हमेशा उसके लिए दुआ करती हूँ, और मेरे बच्चे भी। एक पल में मेरी जिंदगी पलट गई, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी इस तरह से बदलेगी। एक ऐसी इंसान मेरी मदद करेगी कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी की मदद कर सकती है। मैंने उसके साथ बचपन में अच्छा नहीं किया था, मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पास अपना घर है, घर का सामान है, मेरे पति की तनख्वाह में अच्छा गुजारा चल जाता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।